भाग 3 नफरत या बेइंतहा मोहब्बत। उस अनजान मैसेज को देखकर आरव का माथा सनक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन आंखों में एक भयंकर आक्रामकता आ गई थी। 15 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके पीछे कौन लोग थे? यह बात आरव आज तक ढूंढ रहा था, और अब वही साजिश करता अनन्या के पीछे पड़े थे। आरव को अभी तक यह नहीं पता था कि अनन्या ही उसकी अनु है, लेकिन उसके दिल का कोई कोना अनन्या को खोने के डर से कांप उठा था। उसने झटके से अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे खिड़की से दूर खींच लिया। आह आरव, मेरा हाथ छोड़िए, आपको क्या हो गया है? अनन्या ने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। आरव ने तुरंत अपने सेक्रेटरी रोहित को इंटरकॉम पर कॉल किया। रोहित, मेरे पेंट हाउस की सिक्योरिटी दोगुनी कर दो, और मिस शर्मा का सारा सामान आज ही मेरे पेंट हाउस के गेस्ट हाउस में शिफ्ट करवाओ। अनन्या के होश उड़ गए। क्या? आपका पेंट हाउस? क्या आपका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है क्या, मिस्टर सिंघानिया? आरव ने फोन रखा और अनन्या के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें बेहद सख्त और अनुशासित थी। मिस शर्मा, यह मेरा फैसला है। अगले कुछ दिनों तक तुम मेरे पेंट हाउस में ही रहोगी और काम करोगी। आरव ने बिना कोई ढील दिए कहा, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। अनन्या ने अपनी उंगली उठाई। मैं एक एम्प्लॉय हूँ। आप मुझे अपने घर में रहने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। मैं अपने घर पर जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, आरव ने कड़क आवाज में कहा। कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसी के तहत अगर किसी एम्प्लॉय पर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के दौरान कोई रिस्क होता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होती है, और इस वक्त तुम मेरे अंडर काम कर रही हो। आप झूठ बोल रहे हैं। कौन सा रिस्क? आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं? अनन्या ने चिढ़कर कहा। मुझे लगता है कि असली रिस्क तो आप ही हैं। आप मुझे अपने पास रखकर बस परेशान करना चाहते हैं ताकि मैं खुद जॉब छोड़ दूं। आरव ने एक ठंडी सांस ली। वह सच बताकर अनन्या को डराना नहीं चाहता था। सोचना है तो सोचो। आरव ने अपने कोट का बटन बंद किया। लेकिन तुम पेंट हाउस आ रही हो, दैट्स एंड माई ऑर्डर। और अगर मना किया तो तुम्हारे सारे डिजाइनिंग लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। राक्षस तानाशाही हिटलर, अनन्या ने पैर पटकते हुए कहा। आपसे बड़ा खड़ूस इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। रात के 9 बजे अनन्या अनमने मन से आरव के आलीशान 50वीं मंजिल वाले पेंट हाउस में पहुंची। पेंट हाउस किसी अजूबे से कम नहीं था। पूरी तरह ऑटोमेटेड, मॉडर्न, व्हाइट एंड ग्रे थीम पर बना हुआ। हर चीज अपनी जगह पर परफेक्ट रखी थी, ठीक आरव के दिमाग की तरह, बिल्कुल साफ, अनुशासित और बेरंग। अनन्या ने अपना सामान गेस्ट रूम में रखा और हॉल में आ गई। आरव अपने सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने चश्मा लगा रखा था और उसके सामने ब्लैक कॉफी का कप रखा था। यहाँ कोई रंग क्यों नहीं है? अनन्या ने हॉल के चारों तरफ देखते हुए कहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉरर फिल्म के सेट पर आ गई हूँ। आरव ने लैपटॉप से नजर हटाए बिना कहा। शांति और सादगी मुझे पसंद है मिस शर्मा, और शोर और फालतू रंग तुम्हारी तरह होते हैं, दिमाग खराब करने वाले। ओह वाकई? अनन्या के दिमाग में खुराफात सूझी। वह किचन में गई और सीधे फ्रिज खोला। वहां केवल प्रोटीन शेक, ब्लैक कॉफी, बीन्स और उबली हुई सब्जियां रखी थी। राम राम, इंसान खाता क्या है? ये इंसान खाना खाता है या लोहे की कीलें? अनन्या ने बड़बड़ाते हुए कहा, और उसने किचन से अपने लिए मसालेदार पास्ता पकाना शुरू कर दिया। 10 मिनट में पूरे पेंट हाउस में लहसुन, मक्खन और मसालों की खुशबू फैल गई। आरव का ध्यान भटकने लगा। वह लैपटॉप बंद करके किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मिस शर्मा, यह क्या बदबू फैला रखी है तुमने? आरव ने नाक से कुड़ी। यह बदबू नहीं, असली इंसान का खाना है मिस्टर रावण। अनन्या ने पास्ता प्लेट में निकाला और आरव की तरफ चम्मच बढ़ाकर बोली, चखकर देखिए, शायद आपकी कड़वी जुबान थोड़ी मीठी हो जाए। मुझे चीजी और ऑयली फूड से नफरत है। यह सेहत के लिए 40% नुकसानदेह है। आरव ने ज्ञान झाड़ा। हर चीज में साइंस और कैलकुलेशन। अनन्या ने जबरदस्ती पास्ते का एक छोटा सा टुकड़ा आरव के मुंह के पास कर दिया। एक बार खाइए तो सही। आरव ने मना करने के लिए मुंह खोला ही था कि अनन्या ने चालाकी से पास्ता उसके मुंह में ठूस दिया।
आरव स्तब्ध रह गया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे जबरदस्ती कुछ खिला दे। उसने अनन्या को घूरा, लेकिन जैसे ही पास्ता का स्वाद उसकी जुबान पर आया, उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गई। स्वाद वाकई लाजवाब था। कैसा लगा? अनन्या ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। उसके गालों में हल्का सा डिंपल पड़ा। आरव ने बहुत मुश्किल से अपने चेहरे के भावों को सख्त बनाए रखा। उसने निगला और बोला, सॉलिड 2% ज्यादा है, एवरेज। आप कभी किसी किसी की तारीफ नहीं कर सकते? अनन्या ने चिढ़कर अपनी प्लेट उठा ली। तभी पेंट हाउस के विशाल शीशे की खिड़की पर एक तेज धमाका हुआ। कड़ाक। शीशा टूट गया और बाहर से कोई चीज हॉल के फर्श पर आकर गिरी। नीचे हो जाओ। आरव ने बिना एक सेकंड गवाए अनन्या को अपनी बाहों में भरा और जमीन पर गिर गया। वह पूरी तरह अनन्या के ऊपर झुक गया था ताकि कांच के टुकड़े उसे न लगे। हॉल में लाल रंग की एक इमरजेंसी लाइट जलने लगी और सिक्योरिटी अलार्म बज उठा। पेंट हाउस में इमरजेंसी अलार्म की आवाज चीख रही थी। लाल बत्तियां घूम रही थी और चारों तरफ कांच के बारीक टुकड़े बिखरे पड़े थे। आरव पूरी तरह अनन्या के ऊपर झुका हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों से अनन्या का सिर ढका हुआ था ताकि कोई कांच का टुकड़ा उसकी नाजुक त्वचा को न छू सके। अनन्या की आंखें डर के मारे कसकर बंद थी और उसके कांपते हाथ आरव की शर्ट की कॉलर को दबोचे हुए थे। अनन्या, तुम ठीक हो? आरव की भारी और हांफती हुई आवाज सीधे उसके कानों के पास गूंजी। अनन्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। टॉर्च और लाल लाइट की मध्यम रोशनी में उसने आरव के चेहरे को देखा। उसकी गहरी भूरी आंखों में इस वक्त कोई कड़वाहट या अकड़ नहीं थी, सिर्फ बेइंतहा फिक्र और डर था। आरव, वह क्या था? अनन्या की आवाज कांप रही थी। तुम यहीं रुकना, जब तक मैं ना कहूं, हिलना भी मत। आरव ने धीमी आवाज में हिदायत दी। वह बहुत सावधानी से उठा। उसकी बाह पर कांच का एक छोटा टुकड़ा चुभा था और खून बह रहा था, लेकिन उसने उसकी परवाह तक नहीं की। उसने फर्श पर गिरी हुई चीज को देखा। वह एक भारी लोहे का बॉल था जिस पर एक लाल रंग का पत्थर लिपटा हुआ था। आरव ने दस्ताने पहनकर उस खत को खोला। उस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, सिंघानिया। 15 साल पहले जो अधूरा काम रह गया था वह अब पूरा होगा। इस लड़की को अपनी छत्र छाया में रखना बंद करो, वरना अगली बार कांच नहीं, इसकी सांसें टूटेंगी। आरव की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक गुस्सा उतर आया कि अगर सामने दुश्मन होता तो वह उसका गला घोंट देता। उसने तुरंत अपने सिक्योरिटी हेड को फोन लगाया। पूरे बिल्डिंग की नाकाबंदी करो। 5 मिनट के भीतर मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए कि 50वीं मंजिल तक ड्रोन किसने उड़ाया था। आरव गरजा। जब आरव पलटा तो उसने देखा कि अनन्या जमीन पर बैठी बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह उस खत की लाल स्याही को देख चुकी थी। वे मुझे मारना चाहते हैं? आरव, अनन्या ने सिसकते हुए पूछा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस एक सिंपल ग्राफिक डिजाइनर हूँ। आरव का कठोर दिल अनन्या के आंसू देखकर पिघल गया। वह दौड़कर उसके पास आया और बिना कुछ सोचे उसे अपनी बाहों में समेट लिया। कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, अनन्या, आरव ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा जुनून और वचन था। जब तक आरव सिंघानिया जिंदा है, इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अनन्या ने अपनी रोती हुई शक्ल आरव के सीने में छिपा ली। इस खड़ूस और कड़वे इंसान की बाहों में उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना महसूस हो रहा था। रात के 1 बज चुके थे। सिक्योरिटी टीम ने पूरे पेंट हाउस को घेर लिया था और टूटी हुई खिड़की पर एक अस्थायी सुरक्षा कवच लगा दिया गया था। गेस्ट रूम में अनन्या बेड पर बैठी थी। उसका डर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन ध्यान अचानक आरव की दाहिनी बांह पर गया, जहां से खून छनकर उसकी सफेद शर्ट को लाल कर रहा था। आरव, उसकी आपकी बाह में चोट लगी है? अनन्या झटके से उठी। यह सिर्फ एक खरोंच है, मिस शर्मा, आरव ने अपने कड़क अंदाज में कहा। जाओ सो जाओ, कल बहुत काम है। चुपचाप यहाँ बैठिए, अनन्या ने पहली बार आरव पर हक से चिल्लाया। आरव हैरान होकर उसे देखता रहा। आज तक किसी ने आरव सिंघानिया को हुक्म देने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर
उसे जबरदस्ती सोफे पर बिठा दिया। वह भागकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। अनन्या ने बहुत धीरे से आरव की शर्ट की आस्तीन ऊपर की। जब उसने घाव देखा तो उसकी आंखों में फिर से पानी आ गया। आप इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? अगर डेटॉल लगाते वक्त दर्द हो तो मेरा हाथ कसकर दबा लेना। आरव बिना पलक झपकाए अनन्या के मासूम चेहरे को देख रहा था। अनन्या रुई से उसके जख्म को साफ कर रही थी और बहुत धीरे से फूंक मार रही थी ताकि आरव को जलन ना हो। दर्द घाव से नहीं होता अनन्या, आरव के मुंह से अचानक निकल गया। अनन्या ने रुककर आरव की तरफ देखा। तो फिर किस चीज से होता है? जब कोई अपना दूर चला जाता है या जब मैं तुम्हें डर में देखता हूँ? आरव की कड़क आवाज अचानक बहुत मध्यम और दर्द भरी हो गई। अनन्या का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। दोनों की नजरें आपस में मिली। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। आप मुझे अपना मानते हैं? अनन्या ने फुसफुसाकर पूछा। आरव ने अपनी आंखें फेर ली। उसने खुद पर तुरंत काबू पाया और अपनी पुरानी अकड़ वापस लाते हुए बोला, मेरा मतलब था मेरी कंपनी के एम्प्लॉय मेरी जिम्मेदारी है और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। अनन्या ने चिढ़कर उसके घाव पर पट्टी को थोड़ा जोर से बांध दिया। आराम से। आरव तिलमिला उठा। यह आपके फालतू लॉजिक की सजा है मिस्टर रावण। अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा, आप दिल से जितने भी अच्छे बन जाएं, आपकी कड़वी जुबान से सब उसे गुड़ गोबर कर देती है। आरव के होठों पर एक बहुत हल्की दुर्लभ मुस्कान तैर गई। उसने अनन्या को जाते हुए देखा, लेकिन जैसे ही अनन्या अपने कमरे का दरवाजा बंद करने लगी, उसने मुड़कर आरव को देखा और बोली, वैसे मुझे बचाने के लिए शुक्रिया मिस्टर कैलकुलेटर। और दरवाजा बंद हो गया। आरव अपने घाव पर लगी पट्टी को छूता रहा। उसके सख्त दिल की बर्फ अब पिघलने लगी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली सुबह ऑफिस में एक नया भूचाल उसका इंतजार कर रहा था। क्या आरव के दुश्मन अब ऑफिस के जरिए अनन्या पर हमला करेंगे? और रोहन का असली सच क्या है? दोस्तों, यह थी कहानी का तीसरा भाग। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।